रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। रूसी सेना ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया था। उस वक्त रूस को ये उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन इस युद्ध में उसके सामने ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगा, लेकिन तकरीबन 3 साल से यूक्रेनी सेना रूस के हर हमले का करारा जवाब दे रही है और यहाँ तक कि यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की तरफ से जो मदद मिल रही है उसने पुतिन सरकार की नींद उड़ा दी है। हालांकि रूस को उम्मीद है कि अमेरिका में सरकार बदलने पर नीतियों में भी बदलाव होगा और ट्रंप शासन में अमेरिका से यूक्रेन को मिल रही मदद पर विराम लग सकता है। अपने चुनाव कैंपेन के दौरान ट्रंप कई बार ये बात बोल भी चुके हैं कि वो चाहें तो एक दिन में ही रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। अब आपको बताते हैं 1000 दिन से जारी रूस यूक्रेन जंग की पूरी कहानी। जानकारों के मुताबिक 24 फरवरी 2022 को जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया वो 2014 में शुरू हुए रूसो यूक्रेनी युद्ध का एक बड़ा विस्तार था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये यूरोप में सबसे बड़ा और सबसे घातक संघर्ष है। 2024 तक रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के तकरीबन 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। 41 मिलियन की आबादी में से लगभग 8 मिलियन यानी 80 लाख यूक्रेनी लोगों को अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर विस्थापित होना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2023 तक 8.2 मिलियन से ज़्यादा लोग देश छोड़कर जा चुके थे, जिससे दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। साल 2021 के अंत में रूस ने यूक्रेन की सीमाओं के पास सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू किया था और यूक्रेन पर नाटो के मिलिट्री अलायंस में शामिल होने पर पाबंदी लगाने समेत कई मांगें जारी की थीं। यूक्रेन पर हमला करने की योजना होने से बार बार इनकार करने के बाद आखिरकार 24 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक विशेष सैन्य अभियान यानी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया, जिसमें कहा गया कि ये डोनेट्स्क और लुहांस्क के रूस समर्थित अलग गणराज्यों का समर्थन करने के लिए था, जिनके अर्धसैनिक बल 2014 से डोनबास संघर्ष में यूक्रेन के साथ लड़ रहे थे। पुतिन ने यूक्रेन की वैधता को एक देश के रूप में चुनौती देने वाले अप्रवासी और नव साम्राज्यवादी विचारों का समर्थन किया। ये दावा भी किया गया कि यूक्रेन पर रूसी अल्पसंख्यकों को सताने वाले नवनाजियों का शासन था और कहा कि रूस का मकसद यूक्रेन को सैन्यीकरण और नाजीवाद से मुक्त कराना है। बेलारूस से राजधानी कीव की तरफ उत्तरी मोर्चे पर, क्रीमिया से दक्षिणी मोर्चे पर और डोनबास से खार्किव की तरफ पूर्वी मोर्चे पर रूसी हवाई हमले और ज़मीनी हमले शुरू किए गए। यूक्रेन ने मार्शल लॉ लागू किया, एक सामान्य लामबंदी का आदेश दिया और रूस के साथ राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए। अप्रैल 2022 तक रूसी सैनिक यूक्रेन के कई उत्तरी इलाकों और राजधानी कीव के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए थे, लेकिन कड़े प्रतिरोध और सैन्य चुनौतियों का सामना करने के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। फिर यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में रूस ने डोनबास में एक हमला शुरू किया और विनाशकारी घेराबंदी के बाद मारियोपोल पर कब्जा कर लिया। रूस ने मोर्चे से दूर सैन्य और नागरिक ठिकानों पर बमबारी जारी रखी और सर्दियों के महीनों में पावर ग्रिड पर हमला किया। 2022 के अंत में यूक्रेन ने दक्षिण और पूर्व में सफल जवाबी हमले किए, जिससे खार्किव प्रांत का ज़्यादातर हिस्सा आज़ाद हो गया। इसके फौरन बाद रूस ने 4 आंशिक रूप से कब्जे वाले प्रांतों के अवैध कब्जे का ऐलान कर दिया। नवंबर 2022 में यूक्रेन ने खेरसॉन को आज़ाद कर दिया। फिर जून 2023 में यूक्रेन ने दक्षिण पूर्व में एक और जवाबी हमला किया, लेकिन उसे कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। 2024 की पहली तिमाही में शुरू में छोटे लेकिन स्थिर रूसी हमलों के बाद यूक्रेन ने अगस्त में रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में सीमा पार से हमला शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन किया है।
यूक्रेन पर रूस के हमलों की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और यूक्रेन से रूस की पूरी तरह वापसी की मांग की थी। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूस को सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया और यूरोप परिषद ने रूस को निष्कासित कर दिया। कई देशों ने रूस और उसके सहयोगी बेलारूस पर प्रतिबंध लगाए और यूक्रेन को मानवीय और सैन्य सहायता मुहैया करवाई। यहां तक कि बाल्टिक देशों और पोलैंड ने रूस को आतंकवादी राज्य घोषित कर दिया। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए। रूस में भी लोगों ने इस युद्ध के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया, लेकिन रूस में युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और मीडिया सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। रूसी हमलों के कारण नागरिकों पर भी नरसंहार के आरोप लगे। यूक्रेन एक कृषि प्रधान देश है। जंग के चलते यहाँ खेती बाड़ी ठप हो गई और शिपिंग में भी रुकावट आई, जिससे दुनिया के खाद्य संकट में बढ़ोतरी हुई, जबकि युद्ध की वजह से पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और यूक्रेनियन के खिलाफ नरसंहार की जांच भी शुरू की। यूक्रेन पर रूसी सैन्य बलों के हमलों के चलते लाखों नागरिक अब भी बड़े पैमाने पर मौत, विध्वंस और हताशा से जूझ रहे हैं। 1000 दिन से जारी रूस यूक्रेन जंग को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने सोमवार को एक बार फिर चिंता जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र में राजनैतिक और शांति निर्माण मामलों की प्रमुख रोजमेरी डिकार्लो ने सोमवार को सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए हिंसक टकराव का अंत करने के लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति और एकजुट होकर कोशिश करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि रूसी महासंघ ने फरवरी 2022 में पूरी तरह से यूक्रेन पर यह हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुलेआम उल्लंघन करते हुए किया था। 1000 दिन बीत चुके हैं। ये युद्ध बिना रुके जारी है। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों को ये घातक लड़ाई अपने लपेटे में ले रही है। अनुमान है कि इस लड़ाई में अब तक कम से कम 12,164 आम लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 600 से ज्यादा बच्चे हैं। 26,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन हताहतों का वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होने की आशंका है। यूएन की अवर महासचिव रोजमेरी डिकार्लो ने बताया कि इस हफ्ते के अंत में रूस ने यूक्रेन के सभी इलाकों में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। 120 मिसाइलों और 90 ड्रोन के जरिए ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है, जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ है। रोजमेरी ने कहा कि यूक्रेन में बेहद अहम नागरिक और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को सिस्टमैटिक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें तबाह किया जा रहा है, जो कि अनेक यूक्रेनी नागरिकों को बुनियादी ज़रूरतों से वंचित कर रहा है। तकरीबन 580 मेडिकल केंद्र क्षतिग्रस्त या बर्बाद हो चुके हैं और बड़ी संख्या में चिकित्सा कर्मियों और फ्रंटलाइन मोर्चे पर डटे राहत कर्मियों के हताहत होने की खबरें हैं। कम से कम 1358 शिक्षण केंद्रों यानी स्कूल कॉलेजों को भी नुकसान पहुंचा है। अब अमेरिका और यूक्रेन के सहयोगी देशों ने उसे रूस के अंदर लंबी दूरी के मिसाइल हमलों की इजाज़त दे दी है। इसके मद्देनज़र रोजमेरी डिकार्लो ने जोर देकर कहा कि सभी पक्षों को आम नागरिकों की सुरक्षा और उनका बचाव सुनिश्चित करना होगा, भले ही वो कहीं भी हों। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अब उन देशों की सूची में शामिल है जहां बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंग का इस्तेमाल किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक देश के 1/4 हिस्से में बारूदी सुरंग बिछी होने की आशंका है, जो कि स्विट्जरलैंड के आकार से 4 गुना बड़ा इलाका है। रोजमेरी डिकार्लो ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की गंभीर चिंताओं के बावजूद इस युद्ध के चलते परमाणु हादसे का जोखिम भी वास्तविक है। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा प्लांट और बाकी संवेदनशील जगहों पर सैन्य गतिविधि होने की खबरें हैं। ऐसी किसी भी घटना के नतीजे विनाशकारी होंगे और इस आशंका से हम सभी को खौफ होना चाहिए। सभी पक्षों के लिए यह जरूरी है कि परमाणु सुरक्षा और सलामती के लिए जिम्मेदारी के साथ कदम उठाए जाएं। रूस यूक्रेन जंग को लेकर डोनाल्ड पहले कहा था कि तकरीबन 3 साल से जारी इस युद्ध में अभी तक
लाखों लोग मारे जा चुके हैं। इनमें सैनिक भी हैं और आम लोग भी हैं। इसलिए हमें युद्ध रुकवाने के लिए काम करना होगा, लेकिन रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो और तटस्थ रहे। रूस ये भी चाहता है कि यूक्रेन अपने कुछ इलाकों को रूसी क्षेत्र मान ले। रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन इन शर्तों को मान लेता है तो वो बातचीत के लिए तैयार है। रूस ने यह भी कहा कि वो यूक्रेनी सैनिकों की सुरक्षित वापसी की गारंटी देगा।